तो इस वाले क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बताया था कि अर्थ की अगर ये सरफेस है और इससे ये डिस्टेंस है और यहाँ से हम आर की तरफ अगर बढ़ते हैं तो जी की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, जब आर ज़ीरो होगा तो जी भी ज़ीरो होगा। और जैसे जैसे हाइट पर जाते जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर हम पहुँचेंगे तो जी की वैल्यू स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर होगा और जी जो होगा वो मैक्सिमम होगा। और इसके ऊपर भी जब हम जाएंगे किसी और आर पर तो वहाँ पर जो आर होगा वो ग्रेटर देन आर होगा और वहाँ पर जो जी की वैल्यू होगी वो डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर जी बढ़ रहा होता है और यहाँ पर जी घटता है। ये स्क्वायर की फॉर्म में होता है ना, जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट स्क्वायर। और यहाँ पर जो है डी बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है। तो इस हिसाब से जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये वाला ग्राफ सही होगा, क्योंकि जैसे लीनियरली बढ़ेगा जैसे से आर बढ़ रहा है, जब आर कैपिटल आर के बराबर होगा तो जी घटने लगेगा। तो इसका सेकंड आंसर सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने कराए थे। एक इसी के जैसा क्वेश्चन है, जैसे 5th नंबर क्वेश्चन देखो। 2 मासेस एम एंड एम आर केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ आर। स्मॉल एम है एक कैपिटल एम है और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर है। द रेशियो ऑफ एक्सर्टेड ऑन एम ड्यू टू कैपिटल एम एंड दैट एम ड्यू टू स्मॉल एम इज इक्वल टू। अब जब ये जो इस पर फोर्स लगाएगा वही फोर्स इस पर लगाएगा ये। तो ये देखो, जो ये वाला फोर्स है इसमें क्या पूछा गया, इसमें बोला गया है द रेशियो ऑफ एक्सर्टेड ऑन एम। स्मॉल एम पर फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, कैपिटल एम लगा रहा है। फिर कह रहा है दैट ऑन एम ड्यू टू स्मॉल एम, कैपिटल एम पर लग रहा है, लगा कौन रहा है, स्मॉल एम। मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये दोनों फोर्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे एंड अपोजिट होंगे। और इनका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो इनका रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 4th आंसर इसका सही है, 5th वाले का। इसके बाद इसी के जैसा एक थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस देख लो जो बिल्कुल सिंपल हैं, इनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक 10 नंबर क्वेश्चन था आई थिंक, ये देखो। ए बॉडी ऑफ वेट 900 न्यूटन ऑन अर्थ, फाइंड इट्स वेट ऑन अ प्लैनेट हुज डेंसिटी इज़ 1/3 ऑफ द डेंसिटी ऑफ अर्थ एंड रेडियस इज़ 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो वेट बताना है किसी और प्लैनेट पर। अब बताओ, अगर अर्थ की सरफेस पर वेट जो है वो 900 न्यूटन है, अगर अर्थ पर वेट 900 न्यूटन है तो अर्थ पर वेट होगा मास इंटू जी के बराबर, ठीक है। अब जो अर्थ पर वेट है वो मास इंटू जी के बराबर है, पहली चीज़। इसकी वैल्यू दी गई है 900 न्यूटन। अब कह रहा है किसी और प्लैनेट पर जिसकी डेंसिटी जो है, मान लो डेंसिटी जो है डी, हम लोगों ने जैसे पढ़ा था, मान लो डेंसिटी रो है, डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट जो है वो 1/3 है डेंसिटी ऑफ द अर्थ के, राइट। एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट जो है वो इक्वल टू है 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। अब वेट उस प्लैनेट पर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो किसी भी प्लैनेट पर वेट होता है उस वो प्लैनेट पर किसी का भी जो वेट है वो बराबर होगा जो ऑब्जेक्ट है उसका मास। वो तो बदल नहीं रहा है क्योंकि वो पहले भी वही था भाई। अगर ये अर्थ है और ये प्लैनेट है तो जो स्मॉल मास यहाँ पर है, जो स्मॉल मास यहाँ है वो तो सेम ही है ना, बदल रहा है। तो उसकी सरफेस पर जी का वैल्यू, यहाँ पर जी होगा अर्थ का जी और यहाँ पर होगा जी प्लैनेट का जी। अब ये अर्थ का जी था, यहाँ पर आएगा प्लैनेट का जी। तो एम सेम है दोनों केस में, बट जो प्लैनेट का जी है वो बदल जाएगा क्योंकि प्लैनेट की डेंसिटी बदल गई, प्लैनेट का रेडियस बदल गया। तो अब हमें ये चीज़ समझनी है यहाँ पर कि अगर मैं प्लैनेट पर वेट निकालना चाहता हूँ तो एम इंटू जी पी करना पड़ेगा, और अर्थ पर वेट हम ऑलरेडी जानते हैं, एम इंटू जी ई हो जाएगा, एम से एम कट जाएगा। प्लैनेट पर वेट अपॉन अर्थ पर वेट इज इक्वल्स टू प्लैनेट पर जी कितना होगा। अब स्मॉल जी का जो फॉर्मूला होता था, अगर तुम्हें याद हो सभी को,
तो कैपिटल जी किसी भी प्लैनेट पर जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर होता था। अब चूंकि मास तो प्लैनेट का पता नहीं है तो डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इनटू वॉल्यूम ऑफ द प्लैनेट हो जाता था, ठीक है, अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। अब वॉल्यूम जो होता है वो किसके बराबर होता है? स्पेरिकल अगर है तो 4/3 पाई रेडियस का और प्लैनेट का क्यूब अपॉन RP² होगा। इसका मतलब है जो GP की वैल्यू होगी किसी भी प्लैनेट पर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, RP² से RP² कट जाएगा तो G इंटू रो पी इंटू 4/3 इंटू RP होगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं GP की वैल्यू रखता हूँ तो वैसे ही GE अर्थ पर भी क्या होगा, ग्रेविटेशन, अर्थ पर भी ग्रेविटेशन क्या होगा, कैपिटल G इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ, इसके अलावा इंटू 4/3 इंटू RE हो जाएगा। अगर मैं इनको रेशियो भी लेता हूँ इनका, चूँकि हमें यहाँ ये चाहिए, तो G से G रो 4/3 से 4/3 ये सब कट जाएंगे तो रो P इंटू RP अपॉन रो E इंटू RE आ जाएगा। और हमें पता है प्लैनेट की डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी का 1/3 है और प्लैनेट की रेडियस अर्थ की रेडियस का 1/4 है। इस हिसाब से प्लैनेट पर जो वेट होगा वो 1/12 टाइम्स अर्थ का वेट होगा। तो 900 को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं वी विल गेट आंसर 75 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा A। तो ये इजी क्वेश्चन था आई थिंक, है ना। इसी तरह से एक और इजी क्वेश्चन है 15 नंबर, देखो ये। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन टू मैसिव पार्टिकल्स ऑफ ईच ऑफ मास 5 mg इफ दे एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 6.6 डाइन। अब एक दो सेपरेशन बताना है दो मासेस का, मैसिव पार्टिकल्स हैं, ईच ऑफ मास 5 mg इफ दे एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल फोर्स 6.66 न्यूटन। मतलब दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज 6.66 डाइन, ठीक है। और उनके बीच का डिस्टेंस बताना है क्या होगा। और जो मैसिव ऑब्जेक्ट है उनका वैल्यू 5 mg है, राइट। 5 mg का मतलब है 5 माइक्रोग्राम, है ना, 5 mg हो जाएगा तो, राइट, इसका मास। तो F बराबर क्या होता था, Gm1m2 अपॉन R² होता था। यहाँ से मैं R की वैल्यू निकाल ली, राइट। अब ये 5 mg की वैल्यू यहाँ पर समझो कि क्या है, ये ग्राम है और m तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 5Gm1m2 अपॉन R² लगाना है। F की वैल्यू 6.6 डाइन है, तो हम जानते हैं 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन होते हैं, तो 1 डाइन में 10⁻⁻5 न्यूटन हो जाएंगे। तो 6.66 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन आ जाएगा ये। और G की वैल्यू हम सब लोग जानते हैं 6.67 इंटू 10⁻11। मास दोनों का सेम है, 5 मिलीग्राम है, 5 मिलीग्राम है ना। तो 10 उसको चेंज कर लेना ग्राम किलोग्राम में, ठीक है। ऐसे 5 मिलीग्राम को जब चेंज करेंगे हम तो 5 इंटू 10⁻³ ग्राम आ जाएगा। और अगर किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 10⁻6 किलोग्राम आ जाएगा। अब दोनों मास सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो R² बराबर करोगे 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻12 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6.66 इंटू 10⁻⁻5। इसको पूरा सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट द R, राइट। जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट कर देना, तुम्हारा आंसर अपने आप मीटर में निकल कर आ जाएगा। अब चूंकि जैसे अगर ऑप्शन में तुम देखो तो यहाँ पर कोई भी आंसर मीटर में नहीं है, तो अगर 5 इंटू 10⁻³ आता है तो इस पर टिक करना, 5 इंटू 10⁻6 आता है तो इस पर टिक करना,
5 इंटू 10⁻⁹ आता है तो इस पर टिक करना होगा, 10⁻⁻2 आता है तो इस पर करना, इसको सॉल्व करना आ जाएगा ऑप्शन में, है ना। इसके बाद एक ये क्वेश्चन देखो, रेडियस ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 6400 किलोमीटर, दैट ऑफ द मार्स इज़ अबाउट 3200 किलोमीटर, मास ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 10 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ अर्थ, द ऑब्जेक्ट वेज 200 न्यूटन ऑन अर्थ सरफेस, इट्स वेट विल बी ऑन मार्स। कितना आसान क्वेश्चन है, जस्ट सिमिलर टू 10 की तरह ही है 17। अब मान लो कि एक अर्थ है और एक मार्स है, दोनों की स्पेशल चीज़ें बता दी, जैसे कि अर्थ की रेडियस बता दी 6400 किलोमीटर, और मार्स की जो रेडियस बता दी वो बता दी 3200 किलोमीटर, और जो अर्थ का मास है वो बोल दिया 10 टाइम्स है मून मार्स के मास से, ये भी बोल दिया। अब एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, राइट, जिसका वेट 200 न्यूटन है, जैसे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसका जो वेट है वो 200 न्यूटन है अर्थ पर, वही सेम मास अगर मार्स पर रखा जाए तो इसका वेट क्या होगा ये बताना है। तो वेट ऑन अर्थ हमें पता है, वेट ऑन मार्स बताना है। कितना आसान क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया, यही वाला सेम लॉजिक लगा लो। मास ऑन मून, मार्स डिवाइडेड बाई वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू क्या होगा, देखो m इंटू जी, एम इंटू जी, स्मॉल m सेम मास होगा जो ऑब्जेक्ट है उसका, और यहाँ पर मार्स पर g की वैल्यू और इनटू अर्थ पर g की वैल्यू। अब हम जानते हैं कि किसी भी g पर g की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल G, ये देखो, राइट, दिस वन, ये बताया मैंने अभी ना थोड़ी देर पहले। तो m से m कट जाएगा, जब m से m कटेगा ठीक है, तो m से m कट गया यहाँ पर। अब इसको कट कर दो, जी एम ई किसके बराबर हो जाएगा, अभी बताया थोड़ी देर पहले, कैपिटल जी इंटू मास ऑफ मार्स डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ मार्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल जी इंटू एम अपॉन अर्थ का मास डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये कट हो जाएंगे। अब यहाँ से देखो आर ई स्क्वायर अपॉन आर एम स्क्वायर हो जाएगा पूरे का, इंटू कैपिटल एम एम अपॉन कैपिटल एम ई, और ये सब वेट ऑफ मार्स डिवाइडेड बाई मेस वेट ऑफ अर्थ के बराबर होगा। अब रेडियस के बारे में सब कुछ पता है तुम्हें, 6400 डिवाइडेड बाई 3200 और इसका पूरे का स्क्वायर इनटू देखो अब मार्स का मास जो भी है अर्थ का मास 10 टाइम्स है तो 1/10 आ जाएगा, और अर्थ पर उसका वेट जो है 200 न्यूटन है, तो मार्स पर वेट होगा अर्थ पर वेट इनटू 2 का स्क्वायर कर देना 4 आ जाएगा, अप और डिवाइडेड बाई 10 कर देना, तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, 80 न्यूटन आंसर आ जाएगा, फोर्थ पार्ट। तो इजी था ये वाला क्वेश्चन, राइट। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अगर थोड़ा सा ट्राई करोगे यू विल गेट द आंसर्स। ऐसे क्वेश्चन ये देखो, ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड टेक्स 4 सेकेंड टाइम टू रीच ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब एक ऑब्जेक्ट है फ्रीली फॉल करता है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है फ्रीली फॉल कर रहा है और उसको अर्थ की सरफेस पर पहुँचने में 4 सेकेंड लगते हैं, है ना। कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच इट वेज इन फॉल, यहाँ से हाइट इसकी क्या होगी तुम्हें बतानी, और इस जब टकरा रहा होगा तो फाइनल वेलोसिटी बता दो। अब इसमें मुझे नहीं समझ में आता क्या नहीं आ रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ाया था, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और ग्रेविटी जी है, तो बताओ अगर तुम v बराबर u प्लस ए टी भी लगा दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी बतानी, u 0 है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पर g हम जानते हैं, टाइम 4 सेकंड लग रहा है, तो 4 इंटू 9.81 कर देना, यहाँ से आंसर आ जाएगा 39.24 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब देखो ही दिख रहा है ऑप्शन मीटर पर सेकेंड, 4 पर टिक कर दो। हाइट निकालनी है तो मैंने बताया ही था, हाइट बराबर एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, एस एच है,
यहाँ से हाफ जी की वैल्यू 9.81 इंटू टी हो गया 16, 8 आ जाएगा, और 8 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे 78 के समथिंग कुछ आ जाएगा। अगर इसको 10 मान लेते हो तो 80 आ जाएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये सब। इसके नीचे वाला देख लो, फूड पैकेट इज रिलीव्ड फ्रॉम द हेलीकॉप्टर विच इज राइजिंग स्टेडली एट 3 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 2 seconds हाउ फार इज फूड पैकेट बिलो द हेलीकॉप्टर। तो इसको देखो समझो, एक फूड पैकेट है, उसको एक हेलीकॉप्टर से हम रिलीज कर दे रहे हैं, राइट। फूड पैकेट को एक हम हेलीकॉप्टर से रिलीज कर दे रहे हैं। अब सोचो कॉन्सेप्ट इसमें क्या लग रहा है, इसमें लग रहा है कि जो हेलीकॉप्टर है, मान लो ये एक हेलीकॉप्टर है, और इस हेलीकॉप्टर से एक फूड को हम पैकेट को रिलीज़ करते हैं। अब जो हेलीकॉप्टर है वो ऑलरेडी 3 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जब हेलीकॉप्टर से ये निकलेगा बाहर की तरफ, फूड पैकेट निकलेगा, तो दोनों के पास में राइज कर रहा है ऊपर की तरफ, सॉरी, राइजिंग स्टेडली, रिलीज फ्रॉम द हेलीकॉप्टर एंड विच इज़ राइजिंग स्टेडली, राइजिंग है ना, मतलब उठ रहा है ऊपर की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड से। तो दोनों की ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी होगी, ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी होगी, सॉरी ये इधर नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो ऐसे मानो कि दोनों के दोनों, हेलीकॉप्टर भी उठ रहा है, पैकेट भी उठ रहा है, तो जो पैकेट होगा उस पैकेट के पास अपवर्ड वेलोसिटी कितनी रहेगी, 3 मीटर पर सेकेंड रहेगी जब उसे रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर भी साथ में कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ उड़ रहा है। 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, दोनों सेपरेट होंगे। तो भाई तुम सोचो कि अगर हम कभी ट्रेन से कूदते हैं तो हमेशा हमें आगे की तरफ मुँह करके कूदना पड़ता है, क्योंकि जिस स्पीड से ट्रेन उतर जा रही होती है, जब हम ट्रेन से कूदते हैं तो हमारी भी स्पीड आगे की तरफ ही होती है। तो इस वजह से जो सेम स्पीड से हमें इनिशियल वेलोसिटी मिलती है व्हेन एवर वी आर रिलीजिंग द सिस्टम, ठीक है। अब हमें बताना क्या है कि 2 सेकंड बाद कितना पैकेट हेलीकॉप्टर के नीचे चला जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, फिर धीरे धीरे इनके बीच में गैप बढ़ेगा, कुछ टाइम बाद पैकेट नीचे आ जाएगा और हेलीकॉप्टर आगे निकल जाएगा, और इनके बीच में एक गैप बन जाएगा। मान लो कि वो गैप एस बन गया। तो हम जानते हैं एस बराबर फार्मूला क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि ग्रेविटी तो पैकेट पर नीचे की तरफ लगेगी ना, सोचो, राइट। बट चूँकि दोनों की वेलोसिटी हमें क्या कहना है, हमें बताना है 2 सेकंड बाद वो कितना दूर होगा, लेकिन हेलीकॉप्टर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी तो इसकी ज़ीरो रहेगी ना, क्योंकि दोनों ही 3 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। और ये हमें सेपरेशन हेलीकॉप्टर के रिस्पेक्ट में बताना है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं बताना है, हेलीकॉप्टर के रिस्पेक्ट बताना है। तो हमें हेलीकॉप्टर पर बैठना पड़ेगा। जब हम हेलीकॉप्टर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये फ्री फॉल कर रहा है, मतलब जैसे कि वेलोसिटी ऑफ पैकेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो 3 मीटर पर सेकेंड होगी, बट वेलोसिटी ऑफ पैकेट विथ रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट जो है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम इनिशियल वेलोसिटी से जा रहे होंगे। तो जो सेपरेशन निकालोगे तो वैल्यू जीरो आ जाएगी, हाफ इंटू जी, जी की वैल्यू 9.81 मान लो, और टाइम जो है तुम्हें बोला गया है 2 सेकंड बाद, तो 4 हो जाएगा। जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 19.6 मीटर, तो आंसर आ जाएगा, राइट। इसी तरह 24 नंबर क्वेश्चन देखो, स्टोन फॉल्स फ्रॉम क्लिफ, एक क्लिफ है और यहाँ से एक स्टोन गिरता है एंड ट्रेवल्स 34.3 मीटर इन द लास्ट सेकेंड। लास्ट सेकेंड जो है इसका मतलब जो सबसे लास्ट सेकेंड होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पर ये 10 सेकेंड पर गिरता है, तो 9 से लेकर 10 सेकेंड की बात करूँ तो बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड एट द फुट ऑफ द क्लिप, तो ये कितना चलता है, 34.3 मीटर चलता है। तो बताओ हाइट क्लिफ की क्या होगी। अब ये nth सेकेंड वाला क्वेश्चन है, जैसे समझ रहे हो ना, nth सेकेंड, लास्ट सेकेंड जो है, अगर ये वाला 9 सेकेंड पूरे हो चुके तो ये 10th सेकेंड होगा, ये 10th सेकेंड होगा। वैसे ही कह रहा है जो लास्ट सेकेंड है, लास्ट सेकेंड मतलब nth सेकेंड मान लो, उस nth सेकेंड में 34.3 मीटर चलता है ये। तो nth सेकेंड का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, u प्लस हाफ जी ब्रैकेट में 2n-1 पढ़ाया था मैंने। तो nth सेकेंड में 34.3 चल रहा है,
इनिशियल वेलोसिटी फ्री फॉल पे 0 होगी, जी की वैल्यू 9.81, 2। अब nth सेकंड तुम्हें पता नहीं है वो कौन सा है, राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब पहले हम सेकंड पता करेंगे कि कितने सेकंड में नीचे गिरेगा। अगर ये nth सेकंड हमें पता चल जाए, जिसको हमने अभी 10 बोला है एग्जाम्पल के तौर पर, वो nth सेकंड है, कितना होगा? यहाँ से जब सॉल्व करोगे 34.3 और ये आ जाएगा 4.9, 9.8 ही मान लो, और 2n-1, तो डिवाइड कर दो सभी को इसको, तो यू विल गेट 7 टाइम्स चला जाएगा ये, तो 2n-1 बराबर 7 आ जाएगा। तो n बराबर कितना आ गया? 8/8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो 4 सेकेंड आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब क्लिप से गिरा तो 4 सेकेंड पर यहाँ पहुँचा, 4 सेकेंड में 4 सेकेंड में पहुँचा, तो यहाँ 3 होगा, तब एक अगला सेकेंड जो आएगा 4th, ठीक है? तो कुल मिला के हाइट को कवर करने में उसे 4 सेकेंड लगते हैं। अब हम जो ये s बराबर है वो लगाएंगे ut प्लस हाफ GT², क्योंकि ये हो गया पूरे के लिए। तो ये h हाइट कवर किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस g की वैल्यू 9.8 मान लो, और t² जो होगा वो कितना होगा? 4 सेकेंड, क्योंकि यही तो है ना 4 सेकेंड में टोटल। ये nth सेकेंड है, ये 4th सेकेंड आया है, मतलब कुल मिला के इसे 4 सेकेंड लगे ख़त्म करने में इसको। तो 2 से इसको कट करो, 8 आएगा, 72 और 6 हो जाएंगे 78.4 मीटर। तो थर्ड आंसर आ जाएगा इसका, राइट? ऐसे ये वाला क्वेश्चन देखो, सैटेलाइट इज़ मूविंग वेरी क्लोज टू द प्लैनेट ऑफ डेंसिटी रो। सैटेलाइट जो है वो बहुत ही क्लोज प्लैनेट के मूव कर रहा है जिसकी डेंसिटी रो है। द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट क्या होगा? अब देखो सैटेलाइट के टाइम पीरियड ऑलरेडी मैंने पढ़ाए हैं कि अगर मान लो ये अर्थ, ये प्लैनेट है और प्लैनेट के बहुत ही क्लोज एक सैटेलाइट घूम रहा है इसके चारों तरफ, तो इसको पूरा टाइम कितना लगेगा? इसका फार्मूला मैंने कराया था, बुक ओपन करके देखो, r³/g इंटू मास ऑफ द प्लैनेट पढ़ाया था मैंने। अब किसी भी प्लैनेट का जो मास होता है वो बराबर किसके होगा? डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट इंटू 4/3 पाई रेडियस ऑफ प्लैनेट का क्यूब, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। पढ़ाया था ये चीज़ यार, यस और नो? अब टाइम की वैल्यू जब हम निकालते हैं यहाँ से, जो हमारे पास फॉर्मूले हैं पीरियड ऑफ सैटेलाइट, तो इसको पूरा सॉल्व करा था मैंने, मतलब अगर तुम्हें याद हो तो 2 पाई को अंदर भेजा था तो ये 4 पाई² हो गया था, और ये रेडियस ऑफ प्लैनेट का क्यूब था, और डिवाइडेड बाई कैपिटल G इंटू रो P इंटू 4/3 पाई RP³। RP³ से RP³ कट जाता था, है ना? पाई से पाई कट गया था, और ये 3 ऊपर 4 से 4 कट गया था, तो 3 पाई/रो P इंटू G, दिस वॉज द फार्मूला। मैंने निकाला है बुक में, पढ़ो इसको पहले एक बार देखो तो इसका सही आंसर जो है वो 4 आ जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, राइट? ये देखो इसी तरह से फार्मूला पढ़ाया था, t² बराबर KR³ फार्मूला पढ़ाया था। t और r², और r³ के बीच में k ही तो है ना। अगर मैं t²/r³ कर दूं तो k के बराबर होगा, और k कांस्टेंट था अगर याद हो तो, k कांस्टेंट था विदाउट एनी प्रॉब्लम, राइट? तो कोई भी चीज़ है, मान लो कि फॉर एग्जांपल मैंने t² को y मान लिया और r³ को x मान लिया, तो y बराबर कांस्टेंट इंटू एक्स आया ना, कांस्टेंट इंटू एक्स आया ना। और ये एक लाइन की इक्वेशन है, y बराबर mx, मतलब अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं, x थोड़ी देर के लिए r³ ही है और y जो है वो t² है, मैं बस मान रहा हूँ। x की वैल्यू 0 रखोगे y 0 आएगा, x की वैल्यू 1 रखोगे y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 2 रखोगे y की वैल्यू 2 आएगी। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन ही तो बन रहा है, इसका मतलब थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका, राइट? ये वाला आंसर सही होगा, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे टाइम पीरियड भी बढ़ता जाता है। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन देखो, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज 5 आवर्स,
If the separation between the earth and the satellite is increased 4 times of the previous value, the new time period क्या होगा? अब भाई टाइम पीरियड के लिए अगर हम फार्मूले की बात करें तो यहाँ पर देखो रेडियस के साथ कैसे टाइम पीरियड बदलता है। टी जो है वो प्रोपोर्शनल है सैटेलाइट का रेडियस ऑफ प्लैनेट की पावर 3/2। अब बताओ टाइम पीरियड किसी सैटेलाइट का अर्थ पर 5 घंटे है और अगर हम सेपरेशन सैटेलाइट के बीच का 4 गुना बढ़ा दें तो सिंपल सी बात है वो जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी। भाई स्मॉल आर ही तो है ना, ये सरफेस पर होगा तो कैपिटल आर करते थे और उस तरह बढ़ा देंगे। इसको फाइनली इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है सैटेलाइट का वो प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस की पावर 3/2 के। इसका मतलब है बाद में टाइम डिवाइडेड बाई पहले टाइम बराबर बाद में डिस्टेंस डिवाइडेड बाई पहले डिस्टेंस की पावर 3/2। अब हमने डिस्टेंस 4 टाइम्स कर दी है पहले वाले की, तो पहले मान लो R1 था तो अब R2 जो है वो 4R1 हो चुका है की पावर 3/2। R1 से R1 कट जाएंगे। अब 4 की पावर 3/2 को कैसे सॉल्व करें? दिस इज़ द वेरी टफ टास्क। तो ये पावर 3/2 है, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि 4 की पावर 3/2 को सॉल्व करो और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और ये पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 का क्यूब आ जाएगा मतलब 8 और ये T2/T1 के बराबर है। पहले टाइम 5 घंटे लगता था तो अब 8 × 5 40 घंटे लगेगा। तो 4th ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब ऐसे ही सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। पर्सन कैन जंप टू हाइट ऑफ 9 मीटर ऑन द मून। मून पर पर्सन 9 मीटर तक जंप कर सकता है। हाइट टू विच ही कैन जंप ऑन अर्थ विथ सेम एफर्ट। तो अर्थ पर कितना जंप कर सकता है? अर्थ पर जी का वैल्यू मून से 6 टाइम्स कम हो जाता है, तो वहाँ पर उतना नहीं जंप कर सकता है, उसको कम जंप करना पड़ेगा। तो इसको भी सॉल्व करो, ट्राई टू डू इट, राइट। सॉल्व करो इसको अपनी तरफ से एक बार ट्राई करो। और क्वेश्चन देखो 41 इमेजिन अ लाइट प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड वेरी मैसिव स्टार इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r with period of revolution t. If the gravitational force of attraction between the planet and the star is proportional to r की पावर -5/2 then t स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो फोर्स जो है वो बता रहा है, मान लो कि एक प्लैनेट है और वो एक स्टार है, उसके चारों तरफ मैसिव स्टार जैसे सन है उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। और जो ये ऑर्बिट की डिस्टेंस है वो r है और जो टाइम लग रहा है वो t लग रहा है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था, t स्क्वायर बराबर KR³ होता है। मान लो जो प्लैनेट है उसके बीच का जो फोर्स है इनके बीच में F, उसका फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था Gm1m2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस जो कि r ही होगी। अब कह रहा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में वो प्रोपोर्शनल है r की पावर -5/2 के, ऐसा ही कहना चाह रहा है, r की पावर -5/2 के। तो अगर ऐसा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इट्स प्रोपोर्शनल टू, तो ये तो डिस्टेंस ही है ना इसके बीच की, मतलब कुल मिलाकर ये r जो है वो यहाँ पर हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं यहाँ से। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस फॉर्मूले को भूल जाता हूँ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F बराबर Gm1m2 अपॉन r² होता है, मतलब न्यूटन के हिसाब से तो r की पावर -2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए इसको। बट न्यूटन के अकॉर्डिंग ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि जो फोर्स है वो r की पावर -5/2 के प्रोपोर्शनल है। तो अगर r की पावर -5/2 के प्रोपोर्शनल है तो हमें यहाँ पर टाइम पीरियड को समझना पड़ेगा, क्योंकि
इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, अगर किसी प्लैनेट रिवॉल्व करता उसके v वेलोसिटी होती तो mv² ही तो फोर्स होता था, जिसे हम gm1m2/r² कह देते थे, राइट? ये तो होता था। तो f जो है वो mv²/r के बराबर है, और फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r⁻⁻² के। इसका मतलब ये हुआ कि v², जो मास तो फिक्स है उसको हटा दो, v² प्रोपोर्शनल होगा r⁻⁻² इंटू r⁻1। तो v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, 1 से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3/2 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट चढ़ा दोगे तो r⁻⁻3/4 हो जाएगा, मतलब कुल मिला के 1/2 की पावर और आ जाएगी उसमें ना। इसका मतलब वेलोसिटी जो है जिसको टाइम लग, ऐसे फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r⁻⁻5/2 के, वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r⁻3/4 के। तो टाइम का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा ये पूछ रहा है। अच्छा, तो टाइम क्या होता था? डिस्टेंस स्पीड बराबर क्या पढ़ा था हमने फॉर्मूला? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था। डिस्टेंस है 2πr टाइम t होगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा? 2πr/v। अब एक बात सोचो, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r⁻3/4 के, तो ये हो जाएगा r⁻3/4 के प्रोपोर्शनल, राइट? यहाँ r ऑलरेडी है एक, तो इसका मतलब है t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, विल गो अप साइड, तो r इंटू r⁻3/4 हो गया। तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? 4 + 3 7, 7⁴ हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर t प्रोपोर्शनल टू 7⁴ तो है नहीं, क्योंकि सब में t² है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो जब स्क्वायर करोगे तो 7/4 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻7/2 हो जाएगा। द करेक्ट आंसर विल बी द सेकेंड, राइट? इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वर हाफ द प्रेजेंट वैल्यूज, देन द नंबर ऑफ डेज इन द ईयर वुड बी। मतलब कह रहा है कि अगर ये सन है और ये अर्थ है, अगर सन अर्थ के चारों तरफ जैसा भी डिस्टेंस था इनके बीच का, जो भी इनके बीच की ऑर्बिटल रेडियस थी r, जो आज के समय है 1500 लाख किलोमीटर जिसे बोलते हैं हम, 1500 लाख किलोमीटर जो हम बोलते हैं, इसके हिसाब से अर्थ को 365 डेज लगते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि अगर उनके बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दें, मतलब जो अभी डिस्टेंस है उसके हिसाब से टाइम पीरियड 365 डेज है, मतलब t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ होता है। तो अगर मैं डिस्टेंस को कम कर दूं, मतलब अब चेंज कर दूं, तो बताओ अब कितना टाइम पीरियड होगा? तो ठीक है, कोई बात नहीं, पहले 365 डेज था, इसका स्क्वायर कर दो, इज इक्वल्स टू r2/r1। r2 कितना है? हाफ कर दिया गया है, और r1 r है, तो 1/8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 365 का स्क्वायर, राइट? अब जैसे इसको सॉल्व करोगे, इसको समझ के रखना बच्चों, ये है स्क्वायर। अब यहाँ से t² बराबर आ गया 365 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। अब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट t2, मान लो मैं इसमें कैलकुलेटर ले लेता हूँ और इसको सॉल्व कर देता हूँ। 365 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, तो फिर इसका स्क्वायर रूट कर दो, तो 129 आ गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 129 डेज के अप्रॉक्सीमेट। तो अपना आंसर आ जाएगा सेकेंड, 129, राइट? इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू अ हाइट nr।
अबव द सरफेसेस। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी चाहिए, जो कि अगर मुझे उसको अर्थ की सरफेस से उठाकर एन आर डेस मतलब यहाँ पर अगर अर्थ पर था तो पोटेंशियल एनर्जी कितना था, 0 था। और मैं अगर इस मास को यहाँ से उठाकर किसी हाइट h पर ले जाऊँ जो कि n टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कुछ बदल जाएगी। तो कितना चेंज हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, तो ये बताना है। मैंने पढ़ाया था पोटेंशियल एनर्जी में चेंज mgh अपॉन में 1 प्लस h बाई आर। दिस वॉज द फॉर्मूला, आई हैव डिराइव्ड इट। जब मैं बोल रहा था h 0 होगा, नियर टू द सरफेस हो गए, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh चलेगी। लेकिन अगर ज़्यादा हाइट तक तुम चेंज करोगे तो mgh अपॉन 1 प्लस h बाई आर, ये फॉर्मूला डिराइव कराया था मैंने। तो यहाँ पर हाइट कितनी है, nr के बराबर है, तो mg इंटू एन आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन आर डिवाइडेड बाई आर, आर से आर कट जाएगा, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू आ जाएगा एम जी एन आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन, राइट। तो एन अपॉन एन प्लस 1 और इधर हो जाएगा एम जी कैपिटल में आर। द करेक्ट आंसर विल बी 3। ये फार्मूला ऑलरेडी हम सबको आता है, आर क्यूब अपॉन जी एम, डायरेक्ट फार्मूला ये है ना। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैंने करा ही दिए। एक क्वेश्चन और था, अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। ये भी क्वेश्चन देखो बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है जो मैंने पढ़ाया था। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एंड मीन डेंसिटी रो, विच ऑफ द फॉलोइंग, जी और इसके बीच में रिलेशन। तो हमें जी बराबर आता है ना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर था फॉर्मूला, राइट। अब मास किसके बराबर होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर स्क्वायर से कट जाएगा, तो स्मॉल जी बराबर रहेगा जी इंटू रो इंटू 4/3 पाई इंटू आर। हमें रो का फॉर्मूला बताना है, तो 3g अपॉन में जी इंटू 4 पाई आर। तो इसमें हिसाब से आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, 4 पाई जी आर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इन द किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2। बहुत अच्छे से पूरा सॉल्व कराया था इस क्वेश्चन को मैंने। एस्केप वेलोसिटी बराबर मैंने फार्मूला पढ़ाया था, √2 इंटू जी इंटू एम अपॉन में आर, या √2 इंटू जी इंटू आर। अब जी की वैल्यू तुम जानते हो 9.81 और आर बराबर है 6400 किलोमीटर होता है, इसको मीटर में ज़रूर बदल लेना। इसको सॉल्व करोगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा, मतलब 11.2 थाउजेंड आएगा, तो उसको कन्वर्ट कर लेना अपने आप। स्केप वेलोसिटी याद रखो, स्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए क्या है, राइट। वेट ऑफ रॉक इन दिस मास ऑफ द अर्थ, कितने बार क्वेश्चन कराया है, अभी मैंने कराया वेट मास और मून का, है ना, उससे इसको कर लेना, राइट। और कोई क्वेश्चन ऐसा है जो डिफरेंट है, देख लो। एक ये क्वेश्चन है 63, एलिवेटर इज मूविंग वर्टिकली अप, एक्सीलरेशन है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फ्लोर बाय द पैसेंजर ऑफ मास कैपिटल एम। तो सिंपल सी बात है, एम जी प्लस एम ए हो जाएगा। एक एलिवेटर है जो ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है और इस पर जो इंसान खड़े हैं उसका मास कैपिटल एम है, तो बताओ वो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो सिंपल सी बात है, जब एलिवेटर ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है तो पहले तो ये अपना, जब मान लो जब एक्सीलरेटर रुका है, तो तुम मुझे बताओ कि जब एलिवेटर रुका होगा और अगर अंदर 1000 किलो के लोग खड़े हैं, मान लो टोटल मास कैपिटल एम अंदर है, तो सिंपल सी बात है नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो एम जी के बराबर ही तो होगा,
अगर ये रेस्ट पर है तो। लेकिन अगर एलिवेटर खुद ए एक्सीलरेशन से ऊपर चलेगा तो सिंपल सी बात है, जो अंदर आदमी बैठा है वो भी ए एक्सीलरेशन से ऊपर चलेगा, तो उस पर फोर्स, उसका जो वेट था वो तो लगेगा ही लगेगा, प्लस इनर्शिया फोर्स और आ जाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि वो अपवर्ड जा रहा है। इसका मतलब फोर्थ आंसर इसका सही हो जाएगा। इसका देखो, मास ऑफ द मून इज़ 1/81 टाइम्स दैट अर्थ एंड रेडियस इज़, अर्थ कितनी है, स्केप वेलोसिटी सरफेस ऑफ अर्थ पर इतनी होती है, तो स्केप वेलोसिटी सरफेस ऑफ मून पर क्या होगी। कितना आसान क्वेश्चन है बताओ, इसको भी नहीं कर पा रहे हम। भाई अगर ये अर्थ है और ये मून है, तो दो स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हमें याद होना चाहिए ना। स्केप वेलोसिटी बराबर, मैंने अभी देखो क्वेश्चन कराया था स्केप वेलोसिटी का, आई थिंक ऊपर कराया है, हाँ ये देखो, √2gm/r पढ़ाया कि नहीं, यही होता है स्केप वेलोसिटी का, चाहे मून हो चाहे अर्थ हो। अब मान लो स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला ही है VE इज इक्वल्स टू √2gm/r, 2g तो कांस्टेंट है, तो VE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √M/r। अब कर लो, स्केप वेलोसिटी मून पे बतानी है, अर्थ के लिए सोच लो, रेशियो मेथड लगा दो इसमें। रेशियो मेथड कैसे लगेगा देखो, मून पर स्केप वेलोसिटी डिवाइडेड बाई अर्थ पर स्केप वेलोसिटी बराबर, अभी देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल एम है, तो इस हिसाब से ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। मास जो है वो मून का डिवाइडेड बाई मास अर्थ का इनटू रेडियस, उल्टा कर दो, अर्थ की रेडियस मून की, सो दिस विल कन्वर्टेड इनटू 1/81 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि ये देखो 1/81 हो गया और ये 4, तो इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट आंसर। इसके वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी, 11.2 अर्थ पर है। तो ये सॉल्व कर लेना, इंटू 4/81 और इंटू में आ जाएगा 11.2। अब मुझे सॉल्व करके बताना पड़ेगा इसको। तो 2/9 हो जाएगा ना, तो 2 इंटू 81, सॉरी 11.2 एंड डिवाइडेड बाई 9, 2.48 आ गया, मतलब 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। राइट, आई थिंक सभी हो गए क्वेश्चन, है ना। एक क्वेश्चन देख लो। 2 मैसिव ऑब्जेक्ट है 5 और 20 सेपरेट 24 मीटर, देन पॉइंट एट विच देयर इज नोट, ये सेम एग्जांपल मैंने कराया था क्वेश्चन, कहाँ पर प्लेस करें, अगर ये 5 kg का है, ये 20 kg का है, तो इनके बीच में कहाँ पर हम एक मास रखें जिससे कि उस पर 4 लगे। तो भाई सिंपल सी बात है, जितना फोर्स ये लगा है इस पर उतना ही फोर्स ये लगा है, तभी तो ये बैलेंस होंगे। अब ये कितना लगेगा, G m × 5 अपॉन, मान लो इसकी डिस्टेंस x है, x² बराबर 20 कितना लगाएगा m पर, कैपिटल G m × 20 डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस। अच्छा, इनके बीच की डिस्टेंस 240 थी, तो ये 240 - x हो जाएगी। बस इसको सॉल्व कर लेना, G से G कट जाएगा, m से m कट जाएगा, 5 से 20 कट जाएगा, 4 आ जाएगा, 240 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x² आ जाएगा। इसको जब पूरा सॉल्व करोगे, a - b का होल स्क्वायर वगैरह लगाओगे, तो x का फॉर्मूला निकल, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। राइट, अब इसको थोड़ा सा मेहनत लगेगा, a² करोगे तो इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट x। जो भी x आएगा वो कहाँ से आएगा, फ्रॉम 5 kg। ठीक है, जो भी आंसर आता है इनमें से मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको। और मेरे ख्याल से अब कोई बच रहा है क्या, ये क्वेश्चन भी इजी है अगर गौर से देखो तो, यस और नो। पेंडुलम वाले क्वेश्चन अभी मैं करा दूंगा। वैसे
पेंडुलम का फॉर्मूला होता है 2π√L/g, राइट। जी की वैल्यू के साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता है, मतलब ये याद रखना 1/√g होता है। किसी भी प्लैनेट पर टाइम पीरियड, अगर मान लो ये अर्थ है और मैं यहाँ पर एक पेंडुलम को वो कराऊँ, इस तरह से ऑसिलेट कराऊँ, तो जो टाइम पीरियड होगा वो यहाँ के जी पे डिपेंड करता है। अब कह रहा है पेंडुलम हैज टाइम पीरियड t1 व्हेन ऑन अर्थ सरफेस, t2 व्हेन टू टेक अ रेडियस r फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो सिंपल सी बात है, अगर अर्थ पर मैं कर रहा हूँ तो टाइम लग रहा है t1, ठीक है, पेंडुलम को यहाँ पर अगर ऑसिलेट कराता हूँ तो। लेकिन मैं अगर h हाइट ऊपर चला जाऊँ, मैंने मान लो माउंटेन्स पर चला गया और ऊंचाई पर चला गया, और वहाँ पर जाकर मैं वही पेंडुलम को क्या करूँ, हैंग कराऊँ, तो वहाँ टाइम जो होगा वो जो भी लगता है, तो t2/t1 बताना है क्या होगा। हम जानते हैं कि टाइम ऑफ पेंडुलम जो है वो 1/√g होता है, तो रूट में g1/g2 हो जाएगा कि नहीं, बताओ। अच्छा, किसी हाइट पर gh की वैल्यू क्या होती है, g/1 + h/r का स्क्वायर होता था कि नहीं होता था, या gme/r² कर लो, क्योंकि हाँ r² है, जो भी अर्थ का रेडियस है, तो इसका पूरे का होल स्क्वायर होता था ये फार्मूला। तो अब इसकी वैल्यू निकाल लो। किसी हाइट पर जी कितना होगा, h हाइट पर, हाइट कितनी है, इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो r/r 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो GH की वैल्यू आ जाएगी g/4। मतलब यहाँ पर इस जगह पर जो g है वो g/4 है। इसका मतलब है g1 पहले g था, अब g/4 हो चुका है, तो 4 ऊपर आ जाएगा, तो इसकी हो जाएगा 2। मतलब अब टाइम जो है वो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे जैसे जी की वैल्यू घटेगी वैसे वैसे टाइम बढ़ेगा, राइट। तो अब आंसर आ जाएगा इसका 2, ठीक है। आई थिंक सभी क्वेश्चंस हो गए। ओके, सो दिस वाज द कंप्लीट सोल्यूशन। कुल मिला के पूरे फार्मूला एक जगह पढ़ो, पूरा अच्छे से रिवाइज करो, समझ में आया हो तो सभी को शेयर कर दो इसको, ठीक है।